हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 25 जून के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। सेशन को एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आज के सेशन के। एग्जाम ओरिएंटेड है, आने वाली एग्जाम में आपको डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो एंड तक बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आज के करंट अफेयर का 25 जून का। 2025 के यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो आपको पता है 17 प्रकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को सेट किया गया है। 17 गोल्स है। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन की क्वालिटी सुधारेंगे, है ना, फ्रेश वाटर की व्यवस्था करेंगे पूरे वर्ल्ड में, एनवायरमेंट को क्लीन रखेंगे, इसके अलावा जेंडर इक्विलिटी को बढ़ावा देने के लिए देश काम करेंगे, और ऐसे काफी सारे, जैसे कुपोषण को खत्म करेंगे, हंगर को खत्म करेंगे। तो ये 17 प्रकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशन के। अब किस देश ने इनको प्राप्त करने में कितने ज्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं, कितने ज्यादा स्पीड से काम किया है, कितनी अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं, इस आधार पर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को निकाला जाता है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक पूछी गई है, तो 2025 के इंडेक्स में भारत को 99th रैंक पर रखा गया है। आपको पता है पहली बार हुआ है कि इंडिया टॉप 100 के अंदर आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में। तो 2025 की इस रिपोर्ट को अभी जारी किया गया। इंडिया को 99th रैंक पर रखा गया। लास्ट ईयर 2024 में इंडिया इस इंडेक्स में 109वीं रैंक पर था। यूनाइटेड नेशन की जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, 193 देश सदस्य हैं, उन सभी को इस इंडेक्स में रैंक किया जाता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट में पहले स्थान पर रखा गया है फिनलैंड को, यूरोपीय देश है। सेकंड पर स्वीडन और थर्ड पर रखा गया डेनमार्क, तीनों ही यूरोप के देश हैं। अगर हम यूएसए देश जैसे देश की बात करें, इंडिया की नेबर कंट्री की बात करें, तो इंडिया तो हो गया 99th। चाइना इस इंडेक्स में 49th रैंक पर है। यूएसए 44 रैंक पर है। भूटान इंडिया का नेबर 74 रैंक पर। नेपाल 85th रैंक पर। बांग्लादेश 114 रैंक पर है। पाकिस्तान 140 रैंक पर। श्रीलंका को 93 रैंक पर रखा गया और मालदीव को रखा गया 53 रैंक पर। ओके, तो इंडेक्स कौन जारी करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करने का श्रेय दिया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। यूनाइटेड नेशन का ही एक ये संस्था है, एक पार्ट है, जो इस रिपोर्ट को हर साल जारी करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए यह संस्था वर्ल्ड वाइड काम करती है। ठीक है, तो 2016 में पहली बार यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी किया गया था। 2025 के इंडेक्स में इंडिया को कौन सी रैंक पर रखा गया? 99th रैंक पर रखा गया है। आगे चलें। अंतरराष्ट्रीय रक्त आदान सोसाइटी द्वारा मान्यता प्राप्त नए रक्त समूह का क्या नाम है? तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें, एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि ब्लड ग्रुप, है ना, का नाम डिसाइड करती है, ब्लड ग्रुप को मान्यता देती है। तो इसने एक नए ब्लड ग्रुप को मान्यता दी है और इसका नाम है EMM नेगेटिव। आंसर हो जाएगा आंसर सी, EMM नेगेटिव। अभी तक अगर हम ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं, तो ये जो नया ब्लड ग्रुप आया है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, ग्वाडा नेगेटिव के नाम से। या तो EMM नेगेटिव या फिर ग्वाडा नेगेटिव इसको नाम दिया गया। डिसाइड कौन करता है, ब्लड ग्रुप को मान्यता कौन देता है, ये याद रखिएगा, ISBT मान्यता देती है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नाम की एक संस्था है, ये ब्लड ग्रुप को मान्यता देती है। अब एक्चुअल में ये जो ग्वाडा नेगेटिव है ना, एक महिला थी। 2011 में फ्रांस में उनका ब्लड सैंपल लिया गया। वो महिला ग्वाडालोप नाम का एक आइलैंड है जो कि हमको कैरेबियन सी में देखने को मिलता है। ठीक है, ग्वाडेलोप नाम का आइलैंड, ये कैरेबियन सी देखे तो हम मध्य अमेरिका में स्थित एक क्षेत्र है कैरेबियन सी, वहां पर एक आइलैंड है और ये आइलैंड फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी है, मतलब फ्रांस के अधिकार में। तो ये महिला कभी फ्रांस गई होगी। पेरिस में इनका 2011 में सैंपल लिया गया। जब इनके ब्लड का सैंपल लिया गया ना, तो इनके ब्लड में एक अलग तरीके की एंटीबॉडी मिली। एक अलग तरीके की एंटीबॉडी जब डिटेक्ट की गई, तो
उसकी जांच के लिए उस वक्त इतने इक्विपमेंट नहीं थे कि यार इसको डिटेक्ट किया जा सके, तो काफी सालों तक इस पर रिसर्च चली साइंटिस्टों के द्वारा, क्योंकि एक अलग प्रकार की एंटीबॉडी मिली थी जो कि किसी और ब्लड ग्रुप में आज तक देखी नहीं गई। 2019 में इस एंटीबॉडी को पहचाना गया और पता चला कि ये एक नई प्रकार की एंटीबॉडी है, और अब जाकर फाइनली जून 2025 में इस एंटीबॉडी के कारण एक नया ब्लड ग्रुप बनाया गया। अब आपको पता है इस ब्लड ग्रुप की वो अकेली महिला है जिसमें ये एंटीबॉडी मिली, एक अकेली महिला है, इसलिए एक अलग ब्लड ग्रुप की पहचान तो हुई है। इसको नाम दिया गया है ब्लड ग्रुप को EMM नेगेटिव या ग्वाडा नेगेटिव, इसलिए कहा गया क्योंकि महिला ग्वाडेलोप आइलैंड की रहने वाली है, कैरेबियन सी में फ्रांस की टेरिटरी क्षेत्र आइलैंड है। अब देखिए यहां पर EMM नेगेटिव ब्लड टाइप की बात करें तो इसमें EMM एंटीजन नहीं पाया गया। नॉर्मली क्या होता है, सारे ब्लड ग्रुप में EMM नाम का एंटीजन पाया जाता है। अब इस ब्लड ग्रुप में जब ये नहीं देखने को मिला तो इसे नाम दिया गया EMM नेगेटिव। ठीक है, बहुत ही रेयर है कि किसी के ब्लड में EMM एंटीजन ना मिले। अब इस महिला के ब्लड में नहीं मिला तो फिर ये एक पहला किस्म का केस आज तक वर्ल्ड में मिला है। एंटीजन की बात करते हैं तो कैसा पदार्थ बोल सकते हैं, कैसा सब्सटेंस बोल सकते हैं हम, जो कि नॉर्मली इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने का काम करता है बॉडी में। कुछ भी हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है ना। जो खराब सेल्स होते हैं ऐसे, वो भी बॉडी में कहते हैं कि भाई हमको खत्म करो, हमारे में प्रॉब्लम है। तो ये भी एक प्रकार का एंटीजन है जो कि हमारे बॉडी में काम करता है। ब्लड ग्रुप से रिलेटेड अगर हम अदर फैक्ट देखते हैं तो सबसे पहली बार ब्लड ग्रुप की खोज का श्रेय दिया जाता है 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर को। ओके, इन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को खोजा था जिसमें 4 ब्लड ग्रुप थे नॉर्मली, A, B, AB और O। अब यहां पर भी एक चीज है, आपको पता है A, B, AB और O जिसमें RH फैक्टर पाया जाता है। RH फैक्टर मींस डी एंटीजन, जिस भी ब्लड ग्रुप में पाया जाता है RBC की सतह पर वो पॉजिटिव रिएक्ट है, और जिसमें नहीं पाया जाएगा RH फैक्टर वो नेगेटिव है। इस तरीके से 4 और 4 नेगेटिव हो जाते हैं तो टोटल हो जाते हैं ये 8 ब्लड ग्रुप। ठीक है, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, अगर RH नहीं है फैक्टर तो वो हो गया A नेगेटिव। बी में भी यही है, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है ना। तो आरबीसी पर आरएच फैक्टर या डी एंटीजन अगर नहीं है तो वो नेगेटिव है, और अगर है तो वो पॉजिटिव है। इस तरीके से ये हो गए 8 ब्लड ग्रुप। अब इनमें से जो मेन 4 है उनकी बात करें। ए ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसमें एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होती है। बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन होता है बी, एंटीबॉडी होती है ए बी में ए बी एंटीजन होता है और एंटीबॉडी इसमें कोई नहीं होती। ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसमें एंटीजन नहीं होता और एंटीबॉडी दोनों होती है, मतलब ए और बी। जो ओ नेगेटिव ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। और ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर, मतलब कोई भी उसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किसी का भी ब्लड ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति में चढ़ जाएगा। ठीक है, किसी से भी ब्लड ले सकता है। तो एक कैजुअल फैक्ट थे। अब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें, ISBT साइंटिफिक सोसाइटी है, ब्लड से रिलेटेड रिसर्च और गाइडलाइंस के लिए ये काम करती है, गाइडलाइंस निकालती है और ब्लड ग्रुप को मान्यता भी यही संस्था देती है। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में इसका हेडक्वार्टर है और इसके प्रेसिडेंट पीरी टिबरजेन वर्तमान में इस संस्था के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है, एक नए ब्लड ग्रुप की यहां पर बात की गई है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं SSC CGL एग्जाम के लिए जो कि आने वाली है। GS के 10,000 वन लाइनर आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। काफी बार मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं। काफी स्टूडेंट की क्वेरी आ रही है कि सर हम कहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं आपको हर बार बोलता हूं डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक है, वहां पर जाकर आप इजीली इसे लिंक पर क्लिक करके अवेल कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में।
और इसके अलावा एप्लीकेशन पर भी आपको मिल जाएगा क्रेजी जीके ट्रिक पर, तो आप चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। और अदरवाइज अगर परेशान नहीं होना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करो और डायरेक्ट इसे अवेल करो। स्पेशली एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट ही इसको अवेल करना, क्योंकि सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करके इसे तैयार किया गया है, तो सीजीएल के स्टूडेंट ही इसको ज्वाइन करें, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जीएस की आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी अगर आप ये 10,000 वन लाइनर को पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम में। तो आगे, हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहां पर स्थित है? चियोस आइलैंड, इसकी लोकेशन देखें तो ये हमको देखने को मिलेगी अजेयन सागर में, या एजेन सागर भी इसे कहा जाता है। तुर्की के पश्चिम में जो मेडिटेरियन सी का एरिया है ना, अगर हम देखें तो ये मेडिटेरियन सी, और यहां पर हमको देखने को मिलेगा एजेन सागर। यहां पर एक द्वीप है चियोस द्वीप। अभी हुआ ये कि यहां पर एक बहुत ही भीषण, ये थोड़ा सा जूम कर लो, ये है आपका मेडिटेरियन सी का एरिया, ये तुर्की है, और तुर्की के पश्चिम में चियोस द्वीप देखने को मिलता है। ये एक पर्टिकुलर सागर है, एजिन सागर के नाम से इसे पुकारा जाता है। तो अभी हुआ ये कि यहां पर भीषण जंगल की आग लगी थी, जिसके बाद इस आइलैंड के 12 एरिया से लोगों को निकाला गया है सुरक्षित स्थान पर। अब ये जो वाइल्ड फायर है इसको बुझाने के लिए वहां की गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि मेडिटेरियन सी में एजेन सागर में जो चियोस आइलैंड है उस पर कंट्रोल ग्रीस का है। ध्यान रखना, ये ग्रीस देश के अंडर में है, ग्रीस का आइलैंड है। तो ग्रीस की गवर्नमेंट यहां पर आग बुझाने के लिए लगातार हेलीकॉप्टर और प्लेन से पानी फेंका जा रहा है ताकि आग पर कंट्रोल पाया जा सके। तो चियोस आइलैंड अभी सुर्खियों में रहा, मेडिटेरियन सी का आइलैंड है, मेडिटेरियन सी के एजेन सी एरिया में देखने को मिलता है। ग्रीस क्योंकि आइलैंड इसका है तो इसकी बात करें, यूरोपीय देश है, कैपिटल है एथेंस, करेंसी है ऑफिशियल इसकी यूरो, और यहाँ के अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो कॉन्स्टेंटिनो तसुलास यहाँ के प्रेसिडेंट है, और पीएम है केरिकोस मित्सोटाकिस। अलग से नाम है, थोड़े से बड़े भी हैं, याद रखना। कॉनएक्स 3 अभ्यास का आयोजन किस उद्देश्य से किया जा रहा है? कॉन्वएक्स 3 ये एक एक्सरसाइज है जिसका आयोजन किया जा रहा है परमाणु आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी के लिए। मतलब अगर कोई न्यूक्लियर इमरजेंसी आ जाती है, क्योंकि वर्ल्ड में जैसी कंडीशन चल रही है ना, न्यूक्लियर वेपन संपन्न देश लड़ा रहे, अभी जैसी हम कंडीशन देखते हैं यूरोप में, अगर हम रूस और यूक्रेन को देखें तो रशिया सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। अभी ईरान पर आक्रमण किया है अमेरिका ने, न्यूक्लियर संपन्न एक देश है। जिससे युद्ध हो रहा है इजराइल, उसके पास भी न्यूक्लियर है। अभी इंडो पाक हमें एक वॉर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, दोनों ही न्यूक्लियर कंट्री है। अब ऐसी कंडीशन में भाई अगर कभी कोई किसी पर न्यूक्लियर गिरा देता है तो ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी की परिस्थिति में क्या किया जाएगा, क्योंकि कंडीशन तो वैसी बन रही है। इसीलिए कॉन्वेक्स 3 एक एक्सरसाइज है, इसका आयोजन किया गया ताकि न्यूक्लियर इमरजेंसी की सिचुएशन में कैसे परिस्थिति से निपटा जा सकता है, इसके बारे में यहां पर अभ्यास किया जाएगा। इसका आयोजन किया जा रहा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और इसके अलावा रोमानिया की गवर्नमेंट के साथ मिलकर यह आयोजन किया जा रहा है। कॉन्वेक्स 3 एक्सरसाइज से 24-25 जून को यह आयोजित की गई है, मतलब आज इसका लास्ट डे है, कल ये शुरू हुई थी। एक्सरसाइज का उद्देश्य परमाणु या न्यूक्लियर इमरजेंसी की स्थिति से निपटना। भारत ने भी इस एक्सरसाइज में हाल ही में पार्टिसिपेट किया है। कॉन्वेक्स एक्सरसाइज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ही आयोजित करवाता है, 2005 से ही आयोजित की जा रही है और इसका आयोजन किया जाता है हर साल रोमानिया में। ओके, अब ऑब्जेक्टिव तो आपको क्लियर हो जाता है। अगर कोई न्यूक्लियर रेडिएशन फैलता है युद्ध की परिस्थिति में तो भाई कैसे एक्शन लिया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे इमरजेंसी की कंडीशन में देशों के मध्य में कम्युनिकेट किया जाएगा, इन सभी मुद्दों पर यहां पर अभ्यास किए जाते हैं। 3 स्टेजेस होती है इस एक्सरसाइज की भी। अगर कोई छोटा अभ्यास है न्यूक्लियर को लेकर, जैसे कहीं लीक हो गया है न्यूक्लियर का, है ना, छोटा मोटा, तो इसी कंडीशन में कॉन्वेक्स 1 ये छोटा अभ्यास है न्यूक्लियर के लिए। एक कॉन्वेक्स 2 होता है,
अगर किसी क्षेत्र में रेडिएशन पर्टिकुलर एरिया में, छोटे एरिया में फैलता है तो उस कंडीशन में कैसे निपटेंगे। और एक कॉन्वेक्स थ्री, किसी ने बम ही फेंक दिया और पूरा शहर ही बर्बाद होने की कगार पे, तब क्या किया जाएगा। ठीक है ना। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सबसे बड़ा रोल है। देश का नाम भी पूछा जाएगा कि किसके सहयोग से यह हर साल आयोजित करता है, तो रोमानिया यूरोपीय देश है। अगर हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि एक इंटरनेशनल संस्था है, न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुल तरीके से यूज करने को यह प्रमोट करता है। 1957 में इसकी स्थापना की गई, वीना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। डायरेक्टर जनरल है राफेल ग्रोसी, अर्जेंटीना से आते हैं। अब रोमानिया अगर हम देखें यूरोपीय देश है, इसकी बाउंड्री टच होती है यूक्रेन, मोल्डोवा, इधर से हंगरी, सर्बिया और बुल्गारिया। ठीक है ना। और इधर से पूर्व से ये ब्लैक सी से टच होता है। बुखारेस्ट इसकी कैपिटल है। रोमानियन लीव यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है और निकोसोर डेन यहाँ के प्रेसिडेंट के पद पर हैं रोमानिया के। निम्नलिखित राज्यों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें उन्होंने भारत में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त की। पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता मतलब फुल फंक्शनल लिटरेसी को किस राज्य ने, पहली ऐसा राज्य था जिसने प्राप्त किया, फिर दूसरा कौन और अब तीसरा कौन। तो यहां पर हमको एक क्रम जमाने को बोला है। तो आपको पता है मई के शुरुआत में 2025 में फुल फंक्शनल लिटरेसी को लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला राज्य था मिजोरम। तो फर्स्ट पे आ गया मिजोरम, ठीक है 3। तो ये और ये, इसके बाद सेकंड पर गोवा था और अब तीसरा राज्य बना है जिसने फुल फंक्शनल लिटरेसी को प्राप्त किया है, भारत का त्रिपुरा राज्य। तो मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, ठीक है 1, 2 और 3। तो देख लो ये क्रम कहां देखने को मिलेगा, 3 ये पहला था, फिर गोवा दूसरा था और फर्स्ट पे आ गया त्रिपुरा ये तीसरे नंबर का। ठीक है ना। तो ये क्रम है जिसमें इन्होंने लिटरेसी का लक्ष्य प्राप्त किया है। सबसे पहले मिजोरम ने प्राप्त किया था, फिर गोवा ने प्राप्त किया और फिर अब त्रिपुरा सुर्खियों में है, अभी रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि इसने भी फुल फंक्शनल लिटरेसी के लक्ष्य को प्राप्त किया है। अब आपके दिमाग में आएगा सर फुल फंक्शनल लिटरेसी क्या, ये तो ठीक है चलो लक्ष्य प्राप्त किया, होता क्या है। फुल फंक्शनल लिटरेसी की बात करें तो भाई जो 15 साल से ऊपर का यूथ है, नॉर्मली यही होता है जो वर्किंग एज ग्रुप होता है, और 15 साल के ऊपर ऐसे लोग पढ़ना और लिखना जानते हो और स्पेशली थोड़ा डिजिटलाइज्ड भी हूं, है ना। जो बोल सकते हैं ई बैंकिंग की सुविधाएं और ऐसी चीजें चला पा रहे हो, डिजिटल चीजों का यूज कर पा रहे हो, तो ये होता है फुल फंक्शनल लिटरेसी। अगर कोई राज्य 95% से ज्यादा वहां के 15 साल के ऊपर के लोग इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो वो फुल फंक्शनल लिटरेसी वाला राज्य घोषित किया जा सकता है। तो अभी 23 जून 2025 को यह लक्ष्य प्राप्त किया है त्रिपुरा ने, और त्रिपुरा भारत का ऐसा तीसरा राज्य बना है जिसने यह लक्ष्य प्राप्त किया। सबसे पहली बार मिजोरम ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया था, फिर गोवा ने। और यह जो लक्ष्य उल्लास नव भारत साक्षरता कल्याणम या कार्यक्रम के तहत त्रिपुरा ने यह उपलब्धि प्राप्त की है। त्रिपुरा की जो फुल फंक्शनल लिटरेसी है वो 95.6% हो गई है वर्तमान में। तो इसको दर्जा दे दिया गया कि 95 के ऊपर दे दिया जाता है, 95% के ऊपर। मिजोरम ने 20 मई 2025 को यह लक्ष्य प्राप्त किया था, फिर गोवा ने मई के एंड में प्राप्त किया और अब त्रिपुरा ने 23 जून को यह लक्ष्य प्राप्त किया। मैं आपको बता ही चुका हूं फुल फंक्शनल लिटरेसी क्या होती है, डिजिटल, फाइनेंशियल, लीगल लिटरेसी, इनको भी काउंट किया जाता है नॉर्मल एजुकेशन के साथ। उल्लास कार्यक्रम की बात करें, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे शुरू किया था 2022 से 2027 के लिए। इसका उद्देश्य था इंडिया में 100% लिटरेसी रेट को प्राप्त करना। स्कीम के तहत 15 साल के ऊपर के सभी नागरिक जो कि किसी भी कारण से स्कूल नहीं जा पाए, कभी पढ़ लिख नहीं पाए हों, उनको लिटरेट बनाना, उनको पढ़ाना लिखाना। 2023 में लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए उल्लास एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन करवा सके जो पढ़े लिखे नहीं है और फिर सीख सके पढ़ना और लिखना, ताकि 100% लिटरेसी रेट का जो हमारा लक्ष्य वो हम प्राप्त कर पाए। चर्चा में रहा जेसीबी प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जेसीबी प्राइज दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ओके, साहित्य के क्षेत्र में
योगदान के लिए जेसीबी प्राइज दिया जाता है। अभी सुर्खियों में क्यों है? ये इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इस प्राइस को अब फाइनली बंद कर दिया गया है। जेसीबी जो कि एक कंपनी है ना, जो जेसीबी मशीन बनाती है खुदाई के लिए, उसके द्वारा एक फाउंडेशन है जिसका नाम है जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन, ये जेसीबी प्राइज देता था। इस प्राइस को दिया किसको जाता था? किसी भी इंडियन राइटर को दिया जाता था जिन्होंने इंग्लिश में कोई भी साहित्य लिखा हो, और अगर नहीं भी इंग्लिश में लिखा है तो उस साहित्य का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है, तो ऐसे किसी साहित्यकार को, इंडियन राइटर को जेसीबी प्राइज दिया जा सकता है। अब तो बंद हो गया, दिया जा सकता था। अब यहां पर यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि साहित्य में अभी तक का सबसे ज्यादा प्राइज मनी इसी अवार्ड के तहत इंडिया में दी जाती थी। 25 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती थी अगर कोई जिसकी एक्चुअल कॉपी है, मतलब मूल प्रति है इंग्लिश में, तो 25 लाख, और अगर वो ट्रांसलेट वर्जन है तो फिर 10 लाख रुपए की उस साहित्यकार को राशि दी जाती थी। अभी तक साहित्य में सबसे बड़ा अवार्ड 2018 में शुरू किया गया था जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन के द्वारा, अब बंद हो गया। अब आप पूछोगे सर बंद क्यों हो गया इतना अच्छा प्राइस? क्योंकि जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन पहले तो एक एनजीओ के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन अब ये प्राइवेट कंपनी बनती जा रही, तो काफी लोगों ने इसका विरोध किया और काफी अलग अलग कारण भी है, पर अब फाइनली जेसीबी अवार्ड को बंद कर दिया गया। 2024 के विनर रहे हैं उपमन्यु चटर्जी, इनकी किताब थी लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है, और पहले विनर थे बेनियामिन, किताब थी जैस्मिन डेज। अच्छा, ये तो जेसीबी प्राइज हो गया, 25 लाख रुपए पुरस्कार राशि बंद हो गया। अदर ऐसे अवार्ड जो कि साहित्य के क्षेत्र में इंडिया में दिए जाते हैं, है ना, उनकी प्राइज मनी, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है, साहित्य अकादमी के द्वारा, भारत सरकार की संस्था है, 1 लाख रुपए प्राइज मनी। साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार के तहत 50,000 दिए जाते हैं, ये भी साहित्य अकादमी देता है, और साहित्य अकादमी युवा अवार्ड भी देते हैं। इन तीनों अवार्ड की हम पहले बात कर चुके हैं, इसके तहत भी 50,000 रुपए दिए जाते, 50,000 है ना दोनों। फिर ज्ञानपीठ अवार्ड ये देता है भारतीय ज्ञानपीठ संस्था, 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। फिर शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, है ना, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा दिया जाता है, 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि है। फिर दादा साहब फाल्के, ये वैसे फिल्मों के क्षेत्र में दिया जाता है, तो 15 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि अभी बढ़ाई गई है दादा साहब फाल्के की भी। तो ये सारी प्राइज मनी है अलग अलग। नॉर्मली साहित्य अवार्ड ही मैंने आपको यहां पर ज्यादा बताए हैं, दादा साहब फाल्के थोड़ा सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी इसकी प्राइज मनी बड़ी है, 15 लाख हुई है, तो इसको याद कर लो। उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया के लेखक कौन है? तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। इन्होंने एक बुक को हाल ही में लॉन्च किया है, बुक का नाम है द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया। इस बुक को लिखने का श्रेय दिया जाता है राम माधव को। आंसर भी हो जाएगा। अब राम माधव एक पॉलिटिशियन ही है, ठीक है, इन्होंने इस बुक को लिखा है। बुक का आधार क्या है? बुक में किसकी बात की गई? 21th सेंचुरी में दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं, एक तो उसकी बात की गई, और उसमें भारत का रोल क्या है वर्ल्ड में, वर्ल्ड के परिस्थितियों में, जियोपॉलिटिक्स में इंडिया का रोल क्या है, उस पर इस बुक में प्रकाश डाला गया। तो पॉलिटिशियन है राम माधव, इनकी बुक है जिसको वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने लॉन्च किया जून में। राम माधव आंध्र प्रदेश से आते हैं, इंडियन पॉलिटिशियन है और बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी के रूप में ये काम कर चुके हैं। इसके अलावा इनकी एक और बुक काफी फेमस है, एक अनईजी नेबर्स इंडिया एंड चाइना आफ्टर 50 ईयर ऑफ द वॉर, ये भी राम माधव की ही पुस्तक है। नव्या पहल की शुरुआत कहां से की गई है? नव्या इनिशिएटिव को शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। इनिशिएटिव क्या है, किसने शुरू किया, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, इसकी बात करें तो स्पेशली ये बालिकाओं के लिए लाई गई है। 16 से 18 साल की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, है ना, बिजनेस स्किल्स सिखाना, यह उद्देश्य है नव्या इनिशिएटिव का। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सोनभद्र यूपी से इसे शुरू किया गया, सक्सेस होने के बाद इसे पूरे देश में आगे चलकर लागू किया जाएगा। जो बालिकाएं हैं 16 से 18 साल की, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी पीएम कौशल विकास योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत।
ये दो स्कीम सेंट्रल की पहले से चल रही है, दोनों ही कहीं ना कहीं कौशल और प्रशिक्षण या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ही है केंद्र के। तो इसके तहत ही नव्या इनिशिएटिव को शुरू किया गया। दो मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री है नव्या इनिशिएटिव की, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस या इंटरप्रेन्योरशिप बोल सो, इंटरप्रेन्योरशिप। तो ये दो मिनिस्ट्रीज में इन्वॉल्व है। उद्देश्य 16 से 18 साल की जो बालिकाएं हैं, है ना, 10th की नॉर्मली, उन्हें बिजनेस स्किल सिखाई जाएगी। 10th जिन्होंने कर रखी हो, उसमें उन्हें होटल मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर में, है ना, टेलर वर्क जो होता है, एनिमल हस्बेंड्री, आईटी डिपार्टमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसी अलग अलग स्किल्स में ट्रेन किया जाएगा, जिसकी जैसी भी हॉबी है, और आगे चलकर वे अपना बिजनेस भी शुरू कर पाएगी। और जो दो स्कीम है जिसके तहत ये नव्या इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, ये देख लिया ना, नव्या इनिशिएटिव जिसके तहत इसको लॉन्च किया गया है, पहला तो है पीएम कौशल विकास योजना। 15 जून 2015 को इसे शुरू किया गया था। ठीक है, युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देना इसका उद्देश्य था। 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के कोर्सेस इसमें शुरू किए गए थे और 3 फेजेस में इसको कंडक्ट किया जा चुका है। अभी वर्तमान में इसका चौथा फेज चल रहा है 2022 से 2026 तक। पीएम कौशल विकास योजना, कौशल सिखाने से संबंधित। एक और है पीएम विश्वकर्मा योजना, ये 2023 में लॉन्च की गई थी। इसमें जो ऐसे कारीगर है, जो पारंपरिक कारीगर हैं, जो हस्तशिल्प कला के लिए जाने जाते हैं, छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, उनको इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकल और सोशली रूप से सशक्त करना पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य था। 18 तरीके के पारंपरिक कारीगरों को इसमें इंक्लूड किया गया। एक तो फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाती है और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी दी जाती है। किसी को अगर कुछ कार्य, ऐसा कोई काम करना है, जैसे हस्तशिल्प या पारंपरिक कारीगर का कोई काम करता है, तो 1 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है 5% ब्याज पर। दूसरा लोन 2 लाख रुपए का, अगर 1 लाख चुका देता है तो फिर 2 लाख का लोन दिया जाता है 5% ब्याज पर। योजना की अवधि 2023 से 2028 तक है और पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया। तो इसी के तहत एक कंबाइंड स्कीम शुरू की गई और इसको नाम दिया गया नव्या इनिशिएटिव। कहां से इसे शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह लागू किया गया है। सक्सेस हो जाता है तो पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा। अच्छा, इस इनिशिएटिव में जो एज ग्रुप है वो 16 से 18 साल की बालिका है जिन्होंने 10th पास की हो, तो उनको स्किल सिखाई जाएगी। आगे आ जाए। 2025 पुरुष FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 2025 में मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा भारत के तमिलनाडु राज्य में। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप है, मतलब 21 साल से कम उम्र के जो हॉकी खिलाड़ी हैं मेंस, उनमें यह आयोजन किया जाने वाला है उनके लिए। तो आयोजन कहां पर होगा? तमिलनाडु के चेन्नई में और मदुरई, 2 शहरों में यह आयोजित किया जाएगा। ईयर के लास्ट में 28 नवंबर को यह शुरू होगा और 10 दिसंबर 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। 24 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। 2023 में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। इस योजना, ये जो चैंपियनशिप है या वर्ल्ड कप है, ये 14th एडिशन है 2025 में। ठीक है, मेंस FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप का 14वां एडिशन है। आयोजन कौन करवाता है? इंटरनेशनल फील्ड हॉकी कंपटीशन है, तो इसका आयोजन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। इसी का शॉर्ट है FIH। और जूनियर हॉकी टूर्नामेंट है, मतलब 21 वर्ष से कम के हॉकी खिलाड़ी यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 1979 में। भारत ने अब तक इसे 2 बार जीता है, 2001 और 2016। जो लास्ट इवेंट आयोजित किया गया था 13वां एडिशन, वो 2023 में हुआ था कुआलालंपुरम मलेशिया। विनर रही थी जर्मनी, रनर अप रही थी फ्रांस और इंडिया की रैंक रही थी उस वक्त 4th। और अब 2025 में भारत के तमिलनाडु में आयोजित किया जा रहा है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो आयोजन करवाती है उसकी बात करें, 1924 में इसका गठन किया गया था। इंटरनेशनल लेवल पर हॉकी को गवर्न करने वाली संस्था है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में हेडक्वार्टर है और तैयब इकराम इसके प्रेसिडेंट के पद पर है। लास्ट क्वेश्चन, विश्व मादक द्रव्य निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज हर साल मनाया जाता है 26 जून को।
ठीक है, जो मादक पदार्थ थे उसको कंट्रोल करना, इलीगल ड्रग की तस्करी के प्रति लोगों को और देशों को अवेयर करना, इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य ये वर्ल्ड ड्रग डे के नाम से भी जाना जाता है। 26 जून को यह मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने 1987 में मान्यता दी थी और पहली बार यह 1988 में मनाया गया। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, इलीगल ड्रग्स की तस्करी को कंट्रोल करने का काम करती है, मादक द्रव्य को कंट्रोल करने का ये काम करती है। ये हर साल इस डे को मनाती है और इसकी थीम भी जारी करती है। 2025 में इस साल ब्रेकिंग द चेन्स, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड रिकवरी फॉर ऑल इस डे की थीम है। ठीक है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज। 2024 में एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन 2024 की थीम थी। तो ये दोनों साल की हमको थीम मिल गई। डन। संस्था जो थीम जारी कर रही है या आयोजन कर रही है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, इंटरनेशनल संस्था है, ड्रग की लीगल तस्करी को रोकती है, अभी मैंने आपको बताया। 1997 में स्थापना की गई थी, ऑस्ट्रिया के वीना में इसका हेडक्वार्टर है और हेड है गाडा वाली, जो कि इजिप्ट से आते हैं। तो ये हैं वर्तमान में इस संस्था के हेड। ठीक है, तो 25 जून के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने समझे। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर चलेंगे। देखें क्वेश्चन आंसर। भारत की पहली योग नीति किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो इसे शुरू किया है उत्तराखंड राज्य ने। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश द्वारा शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया गया था अमेरिका के द्वारा, ईरान के खिलाफ। फिर हॉर्मुज स्ट्रेट किन दो समुद्रों को आपस में जोड़ता है? तो ये आपस में जोड़ता है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। ठीक है ना, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, हॉर्मुज स्ट्रेट, जिसको ईरान ने बंद किया था। आगे आ जाएं। ओटावा संधि को छोड़ने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये फिनलैंड ने की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। चर्चा में रही सुवर्ण रेखा नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो यह निकलती है कहां से? भारत में झारखंड राज्य से। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 2025 की डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग कहां आयोजित की जाएगी? तो यह आयोजित की जा रही है चीन के क्योंगदाओ शहर में। थाईलैंड में आयोजित एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 27 मेडल अपने नाम किए हैं। हाल ही में ललित उपाध्याय ने संन्यास की घोषणा की है, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। और लास्ट क्वेश्चन था, रणथंबोर नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह देखने को मिलेगा भारत के राजस्थान राज्य में, रणथंबोर। ये सारे क्वेश्चन कल के करंट अफेयर है हमारे, हमने रिवाइज कर लिए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का यहां पर हम आंसर ले लेते हैं। किस हड़प्पा स्थल पर कब्र के अंदर पशु की बलि के साक्ष्य मिले थे? तो यह है कालीबंगा। चंद्रगुप्त मौर्य को किस यूनानी इतिहासकार ने देखा था? तो मेगास्थनीज ने इन्हें देखा था। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? तो पृथ्वीराज रासो को लिखा है चंद्रबरदई नाम के जो इतिहासकार हैं उन्होंने। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। 2024 में लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? सेकेंड, भारत में सबसे लंबी सीमा को संरक्षित करता है। भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है किस देश के साथ है? इस क्वेश्चन को ऐसा कर लो। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिए। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।